सीटीईटी के हिंदी में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो मेरे दोस्त तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। आज मैं पद्यांश और गद्यांश को कैसे हल करना ये भी सिखाऊंगा। जब आंसर ना पता हो तो भी इसको हल कैसे कर पाएँ, सही आंसर ला पाएँ, इसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक देखना और समझना मैं क्या बता रहा हूँ, तभी समझ में आएगा। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसमें दिया है गद्यांश। गद्यांश दिया है, गद्यांश को मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो गद्यांश सबसे पहले नहीं पढ़ा जाता है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा और दिमाग में बैठा लेना है। गद्यांश को चाहे पद्यांश को पहले नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ना है प्रश्न को। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य गद्यांश पढ़ने से पता चलेगा। विद्यार्थी जीवन में किसका विशेष महत्व है, इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं हम लोग। ऐसे भी विद्यार्थी जीवन में क्या खेल कूद से विशेष महत्व बताया गया? नहीं। परिश्रम, हाँ हो सकता है। आराम, नहीं। मनोरंजन, नहीं। परिश्रम ही इसका आंसर होना चाहिए। पर अभी हम लोग इसको अभी छोड़ रहे हैं, आंसर अभी नहीं फाइनल कर रहे हैं। भविष्य की नींव किससे बनती है? क्या धन से बनता है? नहीं। भाग्य से नहीं। मित्रों से नहीं। तो अर्जित ज्ञान ही होगा। पर अभी इसको हम लोग नहीं हल कर रहे हैं, गद्यांश से ज़्यादा सही रहेगा। सफलता किसे सुनिश्चित रूप से मिलती है? ऑप्शन है तो सफलता के जहाँ सफलता रहेगा वहीं पे ध्यान लगाना है। आलस्य त्याग कर, आलस्य की बात यहाँ रहेगा गद्यांश में चाहे पद्यांश में, यही खोजना पड़ेगा। कठिनाई को प्रति व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये भी अब कठिनाई और दृष्टिकोण उसमें खोजना है जब पद्यांश पढ़ा जाएगा। समर्पित शब्द का सही अर्थ क्या है, ये तो गद्यांश में नहीं रहेगा, लेकिन इसका आंसर अपने से भी दिया जा सकता है। ठीक। गद्यांश के अनुसार पीछे कौन रह जाता है, तो उसके अनुसार आंसर देना पड़ेगा गद्यांश के अनुसार। हाँ, इसका आंसर तो ऐसे बिना गद्यांश पढ़े भी दिया जा सकता है। सदुपयोग का विलोम क्या होगा? सदुपयोग का विलोम क्या होगा? तो दुरुपयोग होगा। सदुपयोग का विलोम दुरुपयोग, इसका आंसर तो यहीं पे हो गया। इसको बिना पढ़े भी आंसर किया जा सकता है। तो ऐसे ही इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? इसमें से भाग्य और जीवन, परिश्रम का महत्व, विद्यार्थी और खेल, समय की बर्बादी। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब हम लोग गद्यांश पे चलेंगे जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। अब यहीं से गद्यांश पढ़ा जाएगा और प्रश्न को हल करना होगा। परिश्रम सफलता की कुंजी है। संसार में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उसका साहसपूर्वक सामना करता है। इसमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न था, कठिनाई वाली बात कहीं थी, तो कठिनाई पे ऐसे राउंड कर लेना या तो कोई मार्क लगा लेना। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी समय अर्जित ज्ञान भविष्य का निर्माण करता है। भविष्य का निर्माण कौन करता है, इसमें कहीं था, तो हम लोग यहाँ पे लाइन खींच लेंगे जिससे कि समझना आसान हो जाए। जो छात्र नियमित अध्ययन करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग का देखिए यहाँ पे था शब्द, तो इसीलिए इसका विलोम शब्द भी पूछ दिया था। और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता कहीं कहीं लिखा था। केवल भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम आलस त्याग कर निरंतर प्रयास करें। आलस की भी कई बात हुई थी। अब हम लोग प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे। गद्यांश पढ़ लिए, प्रश्न को हल करना है। इसमें कह रहा है इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? गद्यांश पढ़ने से क्या लगा है कि इसका उद्देश्य क्या है? भाग्य पर विश्वास करना नहीं था, समय नष्ट करना नहीं था, कठिनाइयों से डरना ये भी नहीं था, तो था क्या? तो परिश्रम का इसमें महत्व बताया गया है। इसको पढ़ने से ही पता चला गया है कि इस परिश्रम की बात हो रही है, साहस की बात हो रही है, हिम्मत की बात हो रही है, मेहनत की बात हो रही है। तो इस हिसाब से ये आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न का आंसर ऐसे ही हल करना है। विद्यार्थी जीवन में किसका विशेष महत्व बताया गया है? खेलकूद नहीं, परिश्रम, आराम, मनोरंजन। तो परिश्रम की बात की गई है, मैंने परिश्रम देखा है। भविष्य की नींव किससे बनती है? धन से, धन की कहीं इसमें बात ही नहीं हुई, भाग्य की भी बात नहीं हुई थी, अर्जित ज्ञान की बात हुई है, इसका ही सही आंसर हो जाएगा। मित्रों से नहीं होता है। सफलता किसे सुनिश्चित रूप से मिलती है? मैंने सफलता पे मार्क ऐसे लगाया था क्योंकि ये मैं जान गया था, इसको हम लोग क्वेश्चन को पढ़े थे, तभी हम लोग को पता चल गया था कि आंसर इसका क्या होने वाला है।
तो सफलता किसे सुनिश्चित रूप से मिलती है? तो जो केवल भाग्य पर निर्भर करता है, जो समय का सदुपयोग करता है, जो नियमित अध्ययन और समर्पण रखता है, जो आलसी होता है। सफलता किसे मिलता है? जो नियमित अध्ययन और समर्पण रखता है उसे, हाँ बिल्कुल उसे ही मिलता है। आलस त्याग कर का अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ निकालना पड़ता है। ये अर्थ उसको पढ़ने से, गद्यांश को पढ़ने से पता चलता है। तो मैंने पढ़ा था आलस त्याग कर का अर्थ क्या होगा। आराम करना बिल्कुल नहीं होगा। आलस को हटाना है तो आराम करना, ये तो आलस वाली बात आ गई। मेहनत से बचना, ये तो आलस वाली ही बात है। आलस हटाने वाली बात हो रही है। सुस्ती छोड़ना, हाँ ये सही है। खेलना नहीं, ये भी गलत है। प्रश्न के हिसाब से सुस्ती को छोड़ देना चाहिए, तभी आलस त्यागना माना जाएगा। कठिनाइयों के प्रति व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? ये भी हम लोग कठिनाई पे टिक लगाया था मैं वहाँ पे पढ़ने पर, तो इसीलिए टिक लगाया था कि कठिनाई हम लोग जब पढ़ेंगे, यहाँ पे ये पढ़ लिया तो गद्यांश में जहाँ कठिनाई लिखा था वही उसी के आसपास इसका आंसर छुपा होगा। इसीलिए ऐसे हल कर रहा था मैं। और ये सबसे बढ़िया टिक है, क्योंकि यहाँ पे बिना मेहनत किए भी, मतलब थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा आंसर, पर इसको दिमाग में तो रटना नहीं पड़ता है पहले से, तो इसका आंसर, इसको हल करना आसान होता है। कठिनाइयों के प्रति व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? उससे डरना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। कठिनाई जब आए तो मतलब छोड़ देना चाहिए जो हो रहा है। साहसपूर्वक सामना करना चाहिए, बिल्कुल सामना करना चाहिए। दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, साहसपूर्वक सामना करना चाहिए, इसका आंसर होगा। समर्पित शब्द का सही अर्थ क्या है? लापरवाह, निष्ठावान, क्रोधित, आलसी। लापरवाह नहीं होगा, क्या होगा? क्रोधित नहीं होगा, आलसी नहीं होगा, निष्ठावान हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा निष्ठावान। गद्यांश के अनुसार पीछे कौन रह जाता है? परिश्रमी छात्र? ऐसा तो नहीं, परिश्रमी कभी पीछे रह जाएगा। नियमित छात्र? ये भी नहीं। केवल भाग्य के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति ये पीछे रह जाता है। साहसी व्यक्ति गद्यांश के अनुसार पीछे नहीं रह जाएगा। गद्यांश पढ़ने से यही पता चला है। सदुपयोग का विलोम क्या है? सदुपयोग का विलोम दुरुपयोग ही होता है। आंसर हो गया। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक, यही सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि इसका शीर्षक मतलब इसका टाइटल, जो पाठ का नाम होता है वो क्या रहेगा? भाग्य और जीवन, परिश्रम का महत्व, विद्यार्थी का खेल, समय की बर्बादी। तो समय की बर्बादी मतलब ये इसका टाइटल और लेसन का नाम ऐसा रहेगा इतना बढ़िया कि नहीं, हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो लेसन का नाम क्या होता था वही चीज़ बताना होता है। तो इसमें परिश्रम और महत्व के बारे में ज़्यादा बताया गया, इसलिए यही आंसर होगा, परिश्रम और महत्व। अब यहाँ से एक पद्यांश रहेगा, वो तो गद्यांश था। गद्यांश में तो सब कुछ सही रहता है, जैसे लिखा है वैसे आंसर रहता है, लेकिन पद्यांश में क्या रहता है कि एक कविता की तरह रहेगा, इसका भाव निकालना पड़ेगा, इसमें क्या भाव पूछा जा रहा है उसके आधार पे आंसर देना होता है, और ये थोड़ा सा कठिन होता है गद्यांश की अपेक्षा। तो इसे अब हम लोग हल करने से पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दीप से दीप जलाने का क्या आशय है? तो गद्यांश में हम लोग दीप से दीप जलाने वाली बात पे ध्यान देना पड़ेगा। आगे है गद्यांश में अंधियारा किसका प्रतीक है? अंधियारे को किसी न किसी से जोड़ के बताया गया होगा, उस पर अंधियारा पे टिक लगा लेना है। ज्ञान की ज्योति है, वहाँ पर भी ध्यान देना है ज्ञान की ज्योति पे। और मंजिल प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक बताया गया है? तो मंजिल जहाँ लिखा होगा वहाँ पे हम लोग को गद्यांश में ध्यान देना पड़ेगा। सपनों को साकार बनाओ का अर्थ क्या है? इसको भी सपना जहाँ लिखा होगा उस पर हम लोग ध्यान देंगे। भारत का मान बढ़ाने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है? हम लोग गुणों पे या भारत की मान पे ध्यान देंगे, जिससे कि आसानी से क्वेश्चन प्राप्त हो गए। इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन हल करके फिर से गद्यांश पढ़ना पड़ता है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ के फिर गद्यांश, तो हम लोग पहले ही क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। पद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? उसमें पढ़ने से क्या पता चलेगा वही बताना है। और आगे क्या है कि ऊँजियाए शब्द का अर्थ क्या है? उसमें ऊँजियाए खोजना है, उसी के आसपास इसका आंसर मिल जाएगा। और फिर पद्यांश में कौन सा अलंकार रूप से दिखाई दिया था, उसको पढ़ने से कौन सा अलंकार पता चल रहा है ये उसमें पता चल जाएगा पढ़ने से। और इसमें भी उसका शीर्षक पूछेगा, पाठ का नाम पूछेगा, तो
यहीं तक था। अब हम लोग इसका पद्यांश पढ़ने चल रहे हैं। पद्यांश कहाँ है? ये रहा पद्यांश। अब हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। चलो दीप से दीप जलाएं, अंधियारा दूर भगाएं, ज्ञान की ज्योति फैलाकर जीवन पथ उजियाएं, मेहनत से मंजिल मिलती, सपनों को साकार बनाओ, सत्य प्रेम और साहस लेकर भारत का मान बढ़ाओ। तो भारत का मान कैसे बढ़ेगा? सत्य प्रेम और साहस से लेकर ये सब उसमें एक्टिविटी करना होगा, कुछ ऐसा कारनामा दिखाना होगा जिससे भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। तो इससे यही पता चल रहा है। अब इसका हम लोग आंसर करेंगे। दीप से दीप जलाने का आशय क्या है? घर सजाना नहीं, प्रकाश फैलाना और ज्ञान बांटना हो सकता है। केवल दीपक जलाना, केवल वाला ऑप्शन गलत होता है। त्यौहार मनाना, दीप से दीप जलाने का सीधा आंसर नहीं है कि त्यौहार मनाना ही होता है, ये गलत है। दीप से दीप जलाना, घर सजाना, ऐसा भी नहीं है, सीधा तो आंसर नहीं होता है। इसका सीधा सीधा आंसर नहीं हो सकता, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा दीप से दीप जलाने का मतलब प्रकाश फैलाना और ज्ञान बांटना, इसे ही दीप से दीप जलाने का आशय बताया गया है। पद्यांश में अंधियारा किसका प्रतीक है? रात का, अज्ञान का, दीपक का, उत्सव का। अंधियारा जब कर रहा है तो किसका प्रतीक हो रहा है? अंधियारा। अंधियारा मतलब अज्ञान का प्रतीक। ये अंधियारा मतलब कि जिसको नहीं ज्ञान, ऐसे मान के आंसर करना है। ज्ञान की ज्योति से क्या तात्पर्य है? ज्ञान की ज्योति का मतलब यह है कि जिसका सूझबूझ अच्छा हो, समझ अच्छी हो, वही तो ज्ञान की ज्योति बताया जा रहा है, उसका तात्पर्य। तो बिजली नहीं, क्योंकि ज्ञान की ज्योति, ज्योति मतलब बल्ब लाइट वाइट वगैरह बता रहा है, तो बिजली नहीं हो सकता है। सूरज की रोशनी, दीपावली, ये नहीं होगा तो शिक्षा और समझ। मंजिल प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक बताया गया है? भाग्य, मेहनत, आराम या फिर धन। मंजिल प्राप्त करने के लिए अगर गद्यांश को नहीं भी हम लोग पढ़े तो भी आंसर इसका दे सकते हैं। मंजिल प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? भाग्य से मंजिल नहीं मिलता। मेहनत हाँ हो सकता है, आराम और धन से नहीं मिलता, तो मेहनत ही इसका आंसर हो जाएगा। सपनों को साकार बनाओ का अर्थ क्या है? सपनों को साकार बनाओ, इससे मतलब कैसे बनेगा? सपने देखना छोड़ देने से, सपनों को भूल जाओ, अपने लक्ष्य को पूरा करो, दूसरों के सपने अपनाओ। नहीं, सपनों को देखना छोड़ने से नहीं होता है। सपनों को भूल जाओ, ऐसा भी नहीं है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने से ही सपनों को साकार बनाया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको बिना गद्यांश पद्यांश के भी आंसर हम लोग दे सकते हैं। भारत का मान बढ़ाने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? भारत का मान मैंने बताया था ना कि वहाँ पे टिक करना है, उसमें था। तो भारत का मान बढ़ाने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है? क्रोध और आलस से? बिल्कुल नहीं, क्रोध और आलस से नहीं होता है। धन और बल से नहीं होता है, बल से नहीं जीता जा सकता। मनोरंजन से नहीं होगा। इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है जिससे लग रहा है कि भारत का मान बढ़ाने की इसमें बात दिख रही है। सत्य, प्रेम और साहस, ये था उसमें, यही आंसर है। पद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? जब पद्यांश पढ़ा गया तो उससे से क्या लगा कि कौन सा मैसेज निकल के आ रहा है? केवल त्यौहार मनाने, त्यौहार वाली बात नहीं दिख रही, धन कमाने की बात नहीं, खेल कूद करना नहीं, शिक्षा, परिश्रम और देश प्रेम, ये लग रहा है यही संदेश की उसमें निकल के आ रहा है। तो मैं बता ना कि कुछ पद्यांश या गद्यांश को बिना पढ़े भी आंसर किया जा सकता है, उसका भाव अगर पता है तो। 4 ऑप्शन से भी पता लग जाएगा। ऊंजियाए शब्द का अर्थ क्या है? अंधकार करना, प्रकाशित करना, छिपाना, सजाना। तो ऊंजियाए का मतलब होता है प्रकाशित करना, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रमुख रूप से दिखाई देता है? उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, यमक। क्या होगा उसमें? तो इसमें पढ़ने से पता चला अनुप्रास अलंकार है। अब जिसको अनुप्रास अलंकार की जानकारी होगी वो जान जाएगा। इस पद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ये शीर्षक बताएगा। दीपावली उत्सव, ज्ञान और परिश्रम, खेल और शिक्षा, भारत यात्रा। भारत यात्रा के उसमें बात हुई नहीं है। खेल के बारे में तो मैंने कहीं देखा ही नहीं उसमें। दीपावली उत्सव, ज्ञान और परिश्रम, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो दीपावली उत्सव के बारे में उसमें साहस वगैरह भी दिख रहा था,
तो परिश्रम से ही तो साहस आएगा। तो ज्ञान और परिश्रम की उसमें बात हो रही थी। मैं बोला ना कि सीधा सीधा आंसर नहीं होता है। अब यहाँ से पेडागोजी के सवाल है। मैं इसमें 30 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन इसमें रखा हूँ, 30 से अधिक है। पाठ्य पुस्तकों में रचनाकारों द्वारा लिखी गई कहानियाँ, कविताएं, नाटक और लेखन को और भी विषयों को देते हैं। हमें इस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए क्योंकि यह सामग्री सरल भाषा में लिखी जाती है, यह सामग्री प्रामाणिक होती है और स्वाभाविक भाषा में होती है, पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए जाने के उद्देश्य से लिखी जाती है, सिर्फ रचनाकारों द्वारा लिखी जाती है। क्या होगा आंसर? तो जो रचनाकार द्वारा लिखी गई कविताएं, कविता, नाटक और लेखन को और भी विषयों को देते हैं। इस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए क्योंकि ये सामग्री प्रामाणिक होती है, क्योंकि यह रचनाकारों ने खुद लिखा है और स्वाभाविक भाषा में होता है, सरल भाषा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। एक अध्यापक ने महसूस किया कि कुछ विद्यार्थियों को भाषा अधिगम में किसी पहलू विशेष जैसे कि वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित पाठ्य सामग्री का पठन, कविताओं का सही उच्चारण न कर पाना आदि में कठिनाई हो रही थी। तब एक पुस्तकालय विज्ञान शिक्षक ने कुछ आवश्यक सामग्री भी प्रदान किया ताकि वे समझ सके और दक्ष बन सके। इस तरह के अध्यापक को किस रूप में जाना जाना चाहिए? प्रत्यक्ष प्रतिरोधक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, उच्च स्तरीय कौशल, चिंतन कौशल। तो इसमें बच्चों का डायग्नोस्टिक किया जाता है, उपचार किया जा रहा है, मतलब पता लगाया जा रहा है कि कौन सी प्रॉब्लम है। तो उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पे हो रहा है। ये कथन कारण वाले सवाल बहुत बढ़िया होते हैं, आसान होता है। कथन दिया है, किसी एक विद्यार्थी को पोर्टफोलियो उस विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है। कारण है, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को उसके कार्य, प्रयत्न एवं कमियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या होगा आंसर? तो कथन में जो दिया, किसी विद्यार्थी का पोर्टफोलियो उस विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है, बिल्कुल ये बात सही है। पहला ऑप्शन मतलब कथन सही है और उसका कारण भी सही है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को उसके कार्य, प्रयत्न एवं कमियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है क्योंकि दोनों में पोर्टफोलियो की बात हो रही है, यहाँ पे पोर्टफोलियो, यहाँ पर भी, इसलिए व्याख्या भी हो रहा है। ए और आर सही है और यहाँ पे सही व्याख्या भी हो रहा है। अब यहाँ पे एक ज़बरदस्त, खूबसूरत, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को अंतःक्रिया समूह बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जोड़ों तथा समूह में कार्य करवाएंगे, विद्यार्थियों से उसकी राय आमंत्रित करेंगे, पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ने के लिए कहेंगे और प्रत्येक को बारी बारी उत्तर देंगे, एक दूसरे को संवाद पढ़कर सुनाने के लिए कहेंगे जिससे अंतःक्रिया हो सके और प्रश्न पूछ सके। आंसर इसका क्या होगा? इसमें है, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित। बच्चों को जब प्रोत्साहित किया जाएगा किसी अच्छे कार्य के लिए तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। जोड़ों तथा समूहों में कार्य करवाया जाएगा। जब बच्चों से कार्य करवाया जाएगा तो वो अच्छा माना जाता है और उसके विद्यार्थियों को राय आमंत्रित, मतलब विद्यार्थी क्या कहना चाह रहा है इस बात पे ध्यान देना है, तो ये भी बात सही है। पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ने के लिए कहेंगे और प्रत्येक को बारी बारी उत्तर देंगे, नहीं, प्रत्येक को बारी बारी उत्तर नहीं देना है और अंतःक्रिया में सस्वर पठन नहीं कराना है। तो सी ऑप्शन कहाँ कहाँ है उसको काट देना है। सी इधर है, गलत हो गया, सी इधर भी है, गलत, सी इधर है, गलत। तो इसका तो एक ही ऑप्शन, 4 ऑप्शन बच गया, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। और चौथा सही है कि नहीं ये भी चेक कर ले रहे हैं, वो तो सही है, ऑप्शन से ही पता चल गया। एक दूसरे को संवाद पढ़कर सुनाने के लिए कहेंगे जिससे अंतःक्रिया हो सके। यहाँ पे अंतःक्रिया की बात हो रही है, वही कार्य यहाँ पे हो भी रहा है, तो ये तो सही हो ही गया। तो ए, बी, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उसकी अपनी अधिगम शैली और प्राथमिकता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली देता है। यहाँ अध्यापक किस भूमिका का निर्वाह कर रहा है, मतलब कौन सी भूमिका निभा रहा है? निदानकर्ता, प्रबंधक, योजना निर्माणकर्ता, विश्लेषणात्मक सूचना देने वाला।
क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे प्राथमिकता का अधिगम शैली और प्राथमिकता का पता लगाया जा रहा है। तो पता कैसे लगाया जाता है? जब निदान किया जाता है तो उसमें कमजोरियों का पता किया जाता है, तो इसमें निदानकर्ता इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की सीखने संबंधी प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? ध्यान देना है कि जब सही नहीं है तो उसको सर्कल ऐसे करके छोड़ देना। वैसे तो बोल्ड कलर में, बोल्ड स्टाइल में नॉट या फिर नहीं लिखा रहता है, पर जल्दी जल्दी में आंसर करने में मिस्टेक हो जाता है। नहीं वाला हल करना है। ऑप्शन है, प्रत्येक स्तर की सीखने की प्रक्रिया अलग होती है। शब्दावली की समझ, मुख्य विचारों का ग्रहण तथा अर्थ निकालना भाषा अधिगम के आवश्यक कौशल है। भाषा अधिगम में व्याकरणिक नियमों का व्यावहारिक प्रयोग महत्वपूर्ण है। किसी विशिष्ट आवश्यक व्याकरणिक कौशल को प्राप्त करने हेतु त्रुटियों से बचना। तो इसमें त्रुटियों से बचना नहीं, त्रुटियाँ तो हो ही जाती है, बच्चों से होगा ही, और त्रुटियाँ सीखने का एक अभिन्न भाग होता है। तो यहाँ पे नहीं, यही ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा 1 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे खिलौनों पर कविता स्वयं बनाए, चित्र बनाए और जो भी मन में आए वह लिखे। यह कदम उसे किस हेतु प्रेरित कर रहा है? बच्चों को किसके लिए प्रेरित कर रहा है? वर्णमाला के अक्षरों को लिखने की पहचान, रचनात्मक साक्षरता विकास, आनंद और हास्य, लेखन कौशल विकास। तो जब बच्चे अपने खुद से करेंगे, तो खुद से करेगा या फिर गतिविधि कोई करेगा, तो वहाँ पे रचनात्मक विकास होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक साक्षरता विकास। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटे आयु वाले शिक्षार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है? छोटे आयु वाले मतलब जो बच्चा 1 से लेकर 5 तक में पढ़ रहा हो और जिसकी उम्र लगभग 10 से 11 वर्ष तक हो। क्या होगा आंसर इसका? इसको पढ़ने से आंसर यही पता चल रहा है कि बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के लिए उच्च आयु अवधारणाओं को समझना कठिन होता है। ये बात बिल्कुल सही है। छोटे बच्चों को कठिन चीज़ नहीं बताना चाहिए, बच्चों के लेवल के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे कथन कारण का एक सवाल और है। कथन दिया है कि भाषा सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पहलू है। यह वह प्रमुख साधन है जिसके विकास की बच्चों में होना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है। कारण दिया है कि सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति की दृष्टि से बच्चों को अभिमान का भाव प्रदान करती है, साथ में सहिष्णुता, दूसरों की संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव भी पैदा करती है। और क्या होगा यहाँ पे सही? तो ये दोनों बात सही है और दोनों में संस्कृति की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है, दोनों में सही है, तो इसलिए व्याख्या भी कर रहा है। इस बात का आकलन करने के लिए कि विद्यार्थी किसी दुकान पर खरीदारी के लिए व्यावहारिक भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं नहीं, इसके लिए विद्यार्थी को क्या करना उचित होगा? ऑप्शन है सामने। दुकानदार और ग्राहक के बीच हो रहा दृश्य चित्रित करने के लिए कहा जाए, दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाले लघु संवाद को लिखने के लिए कहा जाए, खाद्य पदार्थ संबंधी प्राथमिकताएं लिखने के लिए कहा जाए, दुकानदार और ग्राहक के बीच घटित कोई लघु कथा पढ़ने के लिए कहा जाए। क्या होगा इसका सही आंसर? व्यावहारिक भाषा की बात हो रही है, व्यावहारिक भाषा पे ही ध्यान देना होगा कि वो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो मैंने पढ़ा ध्यानपूर्वक, तो मुझे पता चला कि दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाले लघु संवाद को लिखने के लिए कहा जाए तो विद्यार्थियों का व्यावहारिक भाषा डेवलप हो पाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से कथन कारण वाले सवाल है। कथन है, भाषा में अधिगम अक्षर शब्दों के बीच और कार्य शब्दों से जुड़े होते हैं। कारण है, अधिगम अक्षरों को अभिव्यक्त शब्दों की पूरी समझ के बारे में या फिर समझ के आधार पर रखना चाहिए। क्या होगा इसका सही आंसर? मैं कथन और कारण वाले एक इसका पर्सनल एक अच्छा सा वीडियो बनाया हूँ, उसको जाके देख लेना। कथन कारण वाला सवाल कभी गलत नहीं होगा। आंसर इसका हो जाएगा, ये दोनों बात सही है और व्याख्या भी पूरा यहाँ पे हो रहा है। अधिगम अक्षर यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, अब दोनों जब सही है तो व्याख्या होना ही है। नेक्स्ट है,
एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों का शब्द ज्ञान विकसित करने के लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करता है जिसमें भाषा को अपेक्षाकृत सरल किया गया हो और प्रामाणिक सामग्री पर आधारित हो। इन सामग्रियों को क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा? सरकारी पाठ्य पुस्तकें मतलब ग्रेडेड रीडर, समाचार पत्र, रेन चार्ट, द्विभाषिक शब्दकोश। शब्द ज्ञान की जानकारी पता करना है। आंसर इसका हो जाएगा समाचार पत्र। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? फिर से नहीं वाला ऑप्शन आ गया। कौन सही होगा? आंसर इसका बताओ। इसका आंसर हो जाएगा भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य नहीं है। व्याकरण जहाँ सीखने वाली बात होगी वो ऑप्शन ऑटोमेटिक कटेगा, गलत हो जाएगा। तो इसका नहीं पूछा था तो वही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्रों के बारे में गलत है? पुस्तकों में चित्र और आलेख, ये दिया है पुस्तकों में चित्र और आलेख। उसके आगे लिखा है कि अपरिचित और याद रखने योग्य प्रसंगों में भाषा प्रस्तुत करने में मदद करता है, विषय वस्तु को उभारता है, बच्चों को रुचि बनाए रखता है, बच्चों को इस तरह के चित्र बनाने के लिए अवसर मिलते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो कथन चित्रों के बारे में गलत जो मतलब पुस्तकों में और चित्रों में आलेखों में जो गलत बताया गया वो क्या है? अपरिचित और याद रखने योग्य प्रसंगों में भाषा प्रस्तुत करने में मदद करता है, ये बात गलत है। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सामाजिक सिद्धांत समर्थित करता है कि भाषा शाब्दिक अभिव्यक्ति से पहले अवधारणाओं के प्रति बच्चे की समझ पर निर्भर करती है, व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है, पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखी जाती है, समाज में लोगों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। सामाजिक सिद्धांत की बात हो रही है तो ये कैसे होता है? तो समाज में रहकर लोगों के साथ अंतःक्रिया करने के माध्यम से सीखी जाती है। सामाजिक विकास यहीं पे होता है। तो 4 ऑप्शन सही था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।